बात विवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे केरल पर के चुनाव पर बातें करूंगा। केरल में चुनाव की तिथि घोषित तो है ही, 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं। वहां विथड्रॉल का भी डेट बीत गया। 900 के करीब उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं। यानी अब यही समझिए औसत औसत 60 उम्मीदवार, 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहां केरल की जो राजनीति है वह साउथ से बिल्कुल भिन्न है। साउथ के दूसरे प्रांतों से क्या भिन्नता है? साउथ के दूसरे प्रांतों में क्षेत्रीय पार्टियों का बाहुल्य रहता है, क्षेत्रीय पार्टियों का उसमें एकाधिकार रहता है। आप देख लीजिए तमिलनाडु में डीएमके, अन्ना डीएमके, एमजी रामचंद्रन बहुत दिनों तक, लंबे काल तक शासन किए। उसके बाद उनकी सहनायिका जयललिता बहुत दिनों तक शासन की। आप आंध्र में आ जाइए तो 1980 के दशक में एनटी रामाराव एक बार आए और पूरे आंध्र को, उस समय आंध्र और तेलंगाना एक ही साथ था, 42 एमपी कंस्टिट्यूएंसी था उसमें, और एक साथ एकदम तूफान खड़ा कर दिए और एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या, 2/3 मेजोरिटी से जीतकर मुख्यमंत्री बन गए। वह भी एक क्षेत्रीय पार्टी थी। आज भी तेलंगाना में 10 सालों तक बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, जो बाद में ये भारत राष्ट्र समिति हो गया, पहले था टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, अब उसको बदलकर उनको कीड़ा काटने लगा राष्ट्रीय नेता होने का, तो उसका नाम बदल दिए भारत राष्ट्र समिति, जो चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में 10 साल तक शासन किया। वह भी एक क्षेत्रीय पार्टी। आंध्र में आ जाइए तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी और ये जो अभी मुख्यमंत्री हैं, वो दोनों ही क्षेत्रीय पार्टी है। दोनों ही क्षेत्रीय पार्टी है। तेलुगु देशम भी क्षेत्रीय पार्टी ही है। कर्नाटक में आ जाइए तो वहां जो है देवगौड़ा साहब की पार्टी, वह तो अपने को राष्ट्रीय पार्टी ही कहते हैं, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज वह एक क्षेत्रीय पार्टी ही है। लेकिन इसके विपरीत केरल में आज तक कभी क्षेत्रीय पार्टी थोड़ा सहयोगी रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर पांव नहीं जमा पाए। वहां एक साल कांग्रेस, एक साल सीपीएम, जो दोनों राष्ट्रीय पार्टी है। इसलिए दक्षिण भारत के अन्य पार्टियों से उस केरल का जो पॉलिटिकल कल्चर है यह डिफरेंट है। अब इसको आप और क्या डिफरेंस है अब समझिए कि साउथ में ये एक्टर्स जो है सो बहुत अहम रोल अदा करते रहे। मैंने 2 का तो उदाहरण ही दिया। उसी से प्रेरित होकर कांग्रेस ने भी एक एक्टर, जो प्रसिद्ध एक्टर थे प्रेम नजीर, उनको टिकट तो नहीं दिया, लेकिन वह व्यापक पैमाने पर कांग्रेस के लिए वोट मांगे, लेकिन उसमें कांग्रेस की पराजय हुई। उस दिन से लोग एक्टर की को महत्व देना कम कर दिए। फिर 2001 में सीपीएम ने एक केवी कुमार गणेश को खड़ा किया, वह जीते और वह भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं। 2001 से वह लगातार जीतते आ रहे हैं। लेकिन उनके चुनाव को भी लोगों ने एक्टर के कारण चुनाव जीते ऐसा नहीं माना, क्योंकि उनके पिताजी आर बालकृष्ण पिल्लई का वह राजनीतिक क्षेत्र था, उनका क्षेत्र बनाया हुआ था, उनके लिगेसी पर वह जीते, कहा जाता है यह, लोगों ने जैसा समझा। लेकिन फिर 2010 के बाद फिर इसमें बाढ़ आई। एक्टर्स को खड़ा करने लगी पार्टियां। कोई कभी जीते, दूसरे इलेक्शन में हार गए, लेकिन कोई बहुत प्रभावशाली रोल अदा नहीं की। 2021 के बाद सीपीएम ने 2, एक ममूटी और एक मोहनलाल, इसके साथ इसको एमएलए में एमपी में तो खड़ा नहीं किया,
ये केवी कृष्ण कुमार तो केवी कुमार गणेश कुमार तो पहले से थे मंत्री, लेकिन वो बहुत सारे सरकार के डेवलपमेंट कार्य के प्रोजेक्शन में वो हिस्सा लेते रहे। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी से लेकर पिनारी विलियन तक के साथ वह संवाद करते रहे, जो टीवी पर और ये अखबारों में प्रकाशित होता रहा। यानी उनका बहुत लगाव सीपीएम से उन्होंने अपना साबित किया और सीपीएम ने भी उसे अपना माना। सबसे बड़ा जॉल्ट बीजेपी को आया कि जब 2024 में के मलयालम का एक एक्टर सुरेश गोपी ने पहली बार त्रिशूर से बीजेपी को केरल में एमपी होने का स्वाद चखाया। पहली बार इतिहास में केरल में पहली बार सुरेश गोपी त्रिशूर से एमपी चुने गए। वे आजकल मिनिस्टर भी हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि कुछ तो बीजेपी का संगठन, मोदी जी का प्रभाव और कुछ बहुत बड़ा योगदान उनके एक्टर होने का था कि जो फेंस पर लोग थे, यानी जो तटस्थ थे, जो किसी दल से एसोसिएटेड नहीं थे, उन लोगों ने उसको एक्टर होने के कारण उनको वोट देना उचित समझा, वोट दिया, जिसके कारण वह जीते। इसलिए इस बार सभी पार्टियां व्यापक पैमाने पर एक्टर्स को टिकट दिया है। इसमें कोई दल पीछे नहीं है। खुद सीपीएम ही 2 एक्टर को तो दिया ही। एक को तो तिरुवनंतपुरम से खड़ा कर दिया, जहां उसका बहुत बड़ा बेस है, जो उसका बेस एरिया समझा जाता है, वहां से खड़ा कर दिया। तो इस तरह से वो भी दिए हैं। भाजपा और कांग्रेस भी व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर एक्टर्स को दिया है। फिर भी टॉप रैंक में, टॉप लीडरशिप में अभी तक एक्टर को नहीं प्रोजेक्ट किया गया है। यह डिफरेंस बना हुआ है। अब देखना यह है इसमें से कितना जीत पाते हैं। क्या केरल के लोग भावनात्मक, एक्टर को वोट देना क्या है, भावनात्मक मुद्दों पर वोट देते हैं। अब केरल की पढ़ी लिखी जनता, जहां 100% लिटरेसी है, वह भी भावनात्मक मुद्दों पर, भावनात्मक कारणों से वोट देती है या सुविचारित रूप से प्लेन्ड वे में वोट देती है। यह तो 4 तारीख को ही पता चलेगा कि इसमें से कितने एक्टर जीतते हैं, कितने विधानसभा पहुंचते हैं और कितनों को हार का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ अब यह भी देखना है कि क्या केरल भी अन्य दक्षिण शासित, अन्य दक्षिण के राज्यों के ही पॉलिटिकल कल्चर को एडॉप्ट करेगा या यह अपना विशेषता बनाए रखेगा। यह रिजल्ट के दिन पता चलेगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।